आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के पंचवर्षीय योजनाएं। जो हम आर्थिक नियोजन चैप्टर का पंचवर्षीय योजनाएं अब हम देखेंगे। इसके पहले लेक्चर में हमने देखा था कि आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सारी व्यवस्थाएं अभी हमने देखा था। अब हमने देखा कि ये हमने पंचवर्षीय योजना 5-5 साल पर हमने चलाने का फैसला किया। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या ये उत्पन्न हुई कि हम अपने इकोनॉमी को कैसे डेवलप करें। तो इसके लिए रसिया का मॉडल पंचवर्षीय योजना अपनाया गया। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू किया गया। इसके समय अवधि है 1991 से 1956। ये 5 साल तक ये चली। मॉडल हैरोल्ड डोमर, ये मॉडल पर ये आधारित है। मुख्य उद्देश्य कृषि। हर 5 साल के लिए एक मुख्य मुद्दा को शामिल किया जाता है और उसी मुख्य मुद्दे पर पूरा 5 साल को जोर दिया जाता है। तो मुख्य उद्देश्य कृषि को दिया गया इस बार। तो इस समय के हम सिर्फ और सिर्फ ये नहीं देख करके इसके दूसरे पक्ष को भी देखना होगा। उस समय हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था। अभी अभी हमारा देश आज़ाद हुआ था, अभी हमारा संविधान को लागू हुए 1 साल ही हो रहा था और हमें इतना बड़ा हमने कदम उठाया था। तो अभी ना हमारे यहाँ संसद बनी थी, न ही और भी संवैधानिक संस्थान का निर्माण हुआ था। उसी टाइम पीरियड में हमें अपनी इकोनॉमी को भी बूस्ट करना था। तो बहुत ही सोच समझ करके सबसे पहले कृषि को उठाया गया ताकि उत्पादकता बढ़े, सभी लोगों का पेट भर सके। तो क्या हमने इसको उपलब्धि कुछ प्राप्त किया? तो इसकी उपलब्धियां हमने प्राप्त किया। जैसे सबसे पहले हमने सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया। 2 अक्टूबर 1952 को हमने ये स्टार्ट किया सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ताकि कम्युनिटी लेवल पे हम डेवलप कर सकें। तो इनसे ये किया। उसी समय अब कृषि क्षेत्र को हमने अपनाया। तो कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें सिंचाई चाहिए। बगैर सिंचाई के प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ सकती है। तो हमने उसी दौरान 3 बहुत बड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ किया। दामोदर घाटी परियोजना आज झारखंड में है, ये दामोदर नदी पर बनाया गया है। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में है और ये महानदी पर बनाया गया है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान पर यह बनाया गया। तो इन बड़ी बड़ी परियोजनाओं को पहली पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया ताकि हम अपने कृषि के उद्देश्य को पूरा कर सके। तो इसका परिणाम क्या रहा दोस्त? तो ये संतुलित रहा। जितना हमने लक्ष्य रखा था उतने लक्ष्य की प्राप्ति हुई। इससे हमारे राजनीतिज्ञों, अर्थशास्त्रियों को बहुत ज़्यादा आसान्वित हुए और आगे दूसरे मुद्दे को लेकर के उन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया उन्होंने। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में बनी। उसका मॉडल पीसी महालनोबिस, ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, इन्होंने इस मॉडल को सुझाया। अब हम देखते हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया। तो इसका मुख्य उद्देश्य था भारी उद्योग, यानी कि हैवी ऐसे इंडस्ट्री की स्थापना की जाए जिसमें पूंजी के साथ साथ बृहद स्तर पे रोजगार का भी क्रियान्वयन किया जा सके, रोजगार भी उपलब्ध कराया जा सके। तो उपलब्धियां हमने इसमें क्या क्या उपलब्धियां पाई? तो उस समय हमने राउरकेला जर्मनी के सहयोग से राउरकेला उड़ीसा में हमने बहुत बड़े स्टील प्लांट की स्थापना किया। भिलाई जो आज छत्तीसगढ़ में आता है, यूएसएसआर जो आज रसिया के नाम से जाना जाता है, उसके सहयोग से हमने भिलाई में खोला। इसके बाद दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में आता है, वो यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड के सहायता से हमने ये 3 बड़ी स्टील प्लांट की स्थापना किया। इन्हीं क्षेत्रों में हमने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे कच्चे माल की उपलब्धता ज़्यादा थी, इसलिए हमने इन क्षेत्रों में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पर हमने इसकी स्थापना किया। इसके बाद चितरंजन लोकोमोटिव्स, ये पश्चिम बंगाल में ही हमने स्थापित किया इसे। फिर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, कई राज्यों में इसे रेल के डिब्बे बनाने के लिए हमने स्थापित किया। इसके बाद बोकारो स्टील प्लांट जो तीसरा पंचवर्षीय योजना में हमने इसे बनाया। इसका परिणाम क्या रहा? परिणाम ये असंतुलित रहा, यानी कि हमने जितना लक्ष्य रखा था उतना लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई। कैसे प्राप्ति नहीं हुई? अभी तो हमें इन सबको स्थापित ही किया था, तो अभी हमें इसके परिणाम कहाँ से मिलेंगे? अभी
तो इसलिए असंतुलित रहा। अब इसके परिणाम तो इसके 10 साल के बाद से पता चलेगा, तो उस समय हमने एस्टेब्लिश कर दिया, लेकिन इसका परिणाम बहुत बाद में जा कर के आया। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये असंतुलित रहा। हाँ, जितना हमने लक्ष्य रखा था उसके अनुसार हमें उतना विकास दर नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन ये कह सकते हैं कि आगे जा कर के भारत के लिए ये रीढ़ की हड्डी की तरह ये काम किया। ये तो इन सब दूसरे पंचवर्षीय योजना में इन सब को स्थापित किया गया। इसके बाद आता है तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसमें हमने मुख्य उद्देश्य, मुख्य लक्ष्य क्या रखा? आत्मनिर्भरता और स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था। हमने अब दो चीज़ों को मिला करके चलना शुरू कर दिया। आत्मनिर्भरता, किस पर आत्मनिर्भरता हमें बना के अब चलना है? कृषि पर। आपको याद होगा उस समय अकाल बहुत ज़्यादा पड़ते थे, सिंचाई की साधन होती नहीं थी और हमें अमेरिका से गेहूं मंगाना पड़ता था, और अमेरिका भी वैसा गेहूं का हमारे यहाँ एक्सपोर्ट करता था जो वहाँ पर उसको जानवर को खिलाया जाता था। वैसे गेहूं को हमारे यहाँ वो ट्रांसपोर्ट करता था। तो इस वजह से हमने निर्णय लिया भारत सरकार ने कि हमें आत्मनिर्भर होना है कृषि क्षेत्र पर, और दूसरा उद्योग को भी साथ लेकर के चलना है। हम कृषि और उद्योग दोनों को साथ लेकर के चले ताकि हमारी अर्थव्यवस्था स्वतः स्फूर्त होते चले, मोबिलाइज होते रहे। लेकिन इसका परिणाम क्या निकला दोस्तों? असफल हो गया। क्यों असफल हो गया ये तीसरी पंचवर्षीय योजना? आप देखिएगा कैसे हो गया। 1962 ईस्वी में भारत और चाइना से युद्ध हुआ, तो सरकार का सारा ध्यान युद्ध की तरफ लगा रहा। उसी समय 1963 ईस्वी में हमारे राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु हो गई। फिर 1964 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई, जो अपूरणीय क्षति हुई। फिर इसके बाद 1966 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। इस तरह से 1962 से 66 हर साल कोई ना कोई देश को क्षति पहुंचती ही रही। इस तो सरकार को पूरा ध्यान इधर मिल नहीं पाया, तो वो ठीक ढंग से नियोजन कर नहीं पाई। इसलिए ये परियोजना, ये पंचवर्षीय योजना बुरी तरीके से असफल हो गई। तो उतना पैसा बचा नहीं सरकार के पास कि आगे भी हम पंचवर्षीय योजना स्टार्ट कर पाएँ। तो 3 साल का योजना अवकाश रखा गया, यानी कि 3 साल तक योजना को एकदम स्थिर कर दिया गया कि अब हम योजना को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो इसको याद रखने का एक तरीका है, देखिए लगातार 3 परियोजना चलती है और 3 साल का गैप होता है। फिर हमारा चौथी पंचवर्षीय योजना चलता है। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1969 से 1974 ईस्वी तक। इसका मुख्य लक्ष्य, कई सारे लक्ष्य रखे गए। अब हमें सामाजिक विकास करना था, समाज पर ध्यान देना था, तो तीव्र जनसंख्या पर नियंत्रण प्राप्त करना था। तो पहली बार परिवार नियोजन जैसे कॉन्सेप्ट लाए गए। तो तीव्र जनसंख्या पर हमें नियंत्रण करना था। पूंजीगत संपत्ति का संग्रह, यानी कि हम ऐसे चीज़ बनाना चाहते थे अपने देश में कि हम ऐसे कंपनी स्थापना करना चाहते थे ताकि भारी सामान, भारी टेक्नोलॉजी हम दूसरे देशों से आयात न करें। जो चीज़ हम अपने देश में बना सकते हैं उसे हम दूसरे देशों से कम आयात करें। वैसे हम पूंजीगत संपत्ति का संग्रह करना हमने शुरू किया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। पहली बार में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसी टाइम पीरियड में किया गया। क्षेत्रीय असमानता में कमी लाना, यानी कि कोई शहर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, कोई गांव बहुत तेज़ी से पिछड़ रहा है, तो गांव और शहरों को हमें मिला करके चलना है। तो क्षेत्रीय असमानता में कमी लाना है। आय एवं संपत्ति का समान वितरण करना है। आय एवं संपत्ति का समान वितरण करना है, यानी कि ऐसा ना हो कि किसी की आय 1 करोड़ रुपए हो और किसी की आय बिल्कुल 10 रुपये हो। तो हमें दोनों को बराबर लेकर के चलना है। संपत्ति का भी हमें समान बंटवारा करना है। तो ये हमने चौथी पंचवर्षीय ये योजना में हमने इसका लक्ष्य रखा और इसकी उपलब्धियां आई। भारत में पहली बार इसकी उपलब्धियां थी, भारत में पहली बार व्यापार संतुलन हुआ।
यानी कि जितना हमने एक्सपोर्ट किया उतना ही हमने इंपोर्ट किया। इन सब लक्ष्यों को हमने प्राप्त किया और भारत पहली बार व्यापार संतुलन बनाया, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये हमने पहली बार बनाया, जो बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस समय हमारे लिए। फिर इसके बाद कुछ योजनाओं को भी चलाया गया। MRTP योजना चलाई गई, रोजगार गारंटी योजना चलाई गई, और कुल मिलाकर हम देखें इसका परिणाम, तो ये परिणाम इसका क्या होता है, असफल हो गया है। इसकी क्योंकि हमने समग्र लक्ष्य तो रखा, लेकिन हमें तत्काल में ये परिणाम देखते हैं तो हमें लगता है असफल, लेकिन ये असफल नहीं होते हैं। ये इनका लाभ आज नहीं तो कल परसों अगले 5 साल 10 साल तक इसका लाभ उसके बाद नज़र आता है, तो हम इसे असफल नहीं कह सकते हैं। फिर हम देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद अब हम 5वीं पंचवर्षीय योजना देखेंगे। अब हम आगे पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। इसके पहले हमने 4 पंचवर्षीय योजनाओं को देखा है। अब अगला पंचवर्षीय योजना 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसको देखेंगे। इसका टाइम पीरियड है 1974 से 78। हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि इस टाइम पीरियड में लक्ष्य क्या रखा गया था, सिर्फ लक्ष्य नहीं देखना है, हमें इसके साथ साथ उस समय के पॉलिटिकल सिस्टम को भी ध्यान में रखना है कि उस समय हमारा देश किस पॉलिटिकल सिस्टम से गुजर रहा था, उसी को ज़्यादा देख करके हमारे यहाँ लक्ष्य को निर्धारित किया जाता है। उस समय हमारे देश में बहुत ज़्यादा गरीबी थी, तो इसलिए उस समय मुख्य लक्ष्य के रूप में गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकार ने योजना बनाई। अब ये गरीबी उन्मूलन के लिए क्या क्या योजना बनाई सरकार ने? जन वितरण प्रणाली PDS सिस्टम पहली बार इस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया। आज हमारे यहाँ PDS की जो व्यवस्था है ये 5वीं पंचवर्षीय योजना की देन है। इसके बाद फिर न्यूनतम आवश्यकता प्रणाली बनाई गई, जिसमें जिन लोगों की जितनी ज़रूरत हो उसके हिसाब से योजनाएं बनती है और उसको प्रोवाइड कराई जाती है। अगर आज लॉकडाउन के दौरान PDS जैसी संस्था नहीं रहती तो आज गरीबों के पास अनाज पहुंचना मुश्किल था। तो ये सब भविष्य को देख करके योजनाएं बनाई जाती है। इसके बाद आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। किस मामले में हमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था? आयात प्रतिस्थापन, यानी कि हमें कम से कम दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता। दूसरे देशों पर निर्भर रहने के लिए हमें ऐसी योजना बनानी थी। तो आयात कम से कम किया जाए और निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, और ये हमने आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लिया। क्योंकि इसके उपलब्धि में हम देखेंगे तो दूसरी बार ये हमने फिर व्यापार संतुलन प्राप्त कर लिया। एक बार इसके पहले भी हमने व्यापार संतुलन प्राप्त कर लिया था, यानी कि पेमेंट ऑफ बैलेंस, हमारा जितना आयात था उतना ही हमने निर्यात पर स्थिर कर लिया। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो आत्मनिर्भरता को हमने बेहतरीन ढंग से प्राप्त किया। और गरीबी उन्मूलन के लिए गरीबी हटाओ का नारा उस समय से दिया जा रहा था, आज भी गरीबी हटाने का नारा दिया जा रहा है, लेकिन ये उतनी कारगर नहीं हो पा रही है। तो इस 5वीं पंचवर्षीय योजना का सफलता या उपलब्धि कितना रहा वो हम देखेंगे। तो राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम एक शुरू की गई, फिर काम के बदले अनाज उस समय शुरू की गई, और दूसरी बार व्यापार संतुलन बना रहा। तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना की उपलब्धि रही। और ये 5वीं पंचवर्षीय 1 साल पहले ही समाप्त कर दी गई, क्योंकि उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो कांग्रेस की सरकार के जगह पे जनता दल की सरकार गठित की गई थी। तो जनता दल की सरकार ने इस पंचवर्षीय योजना को 1 साल पहले ही रोक दी। इसके बाद दूसरे दल की सरकार ने, जिसको हमने कहा है कि पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ही मायने रखती है। पॉलिटिकल सिस्टम जैसे ही हमारे केंद्र में सरकार चेंज हो गई, उसी समय सेंट्रल गवर्नमेंट ने पंचवर्षीय योजना को रोक दिया। 2 साल के लिए पंचवर्षीय योजना को रोक दिया गया, जिसे हम रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं। DT लकड़ावाला एक ऐसे अर्थशास्त्री थे जिनके कहने पर ये रोलिंग प्लान बनाया गया। तो 2 साल पंचवर्षीय योजना को स्थिर कर दिया गया, नहीं चालू किया गया। इसके बाद फिर 80 में फिर पॉलिटिकल सिस्टम फिर चेंज हुआ देश का। 1980 में जनता दल की सरकार गिर गई। फिर इसके बाद इंदिरा गांधी की फिर सरकार बनी, और जब वो सरकार बनी तो फिर इंदिरा गांधी ने फिर 6ठी पंचवर्षीय योजना से फिर शुरुआत कर दी।
तो छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया? गरीबी उन्मूलन। गरीबी हमारे देश में शुरू से ही व्याप्त है और अभी तक व्याप्त है। इसका हर उद्देश्य में रखा जा रहा है गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी दूर करना। तो इन उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पहली बार गरीबी रेखा का आकलन किया गया। और एक गरीबी रेखा का आकलन किस आधार पे किया गया? ये कैलोरी के आधार पे किया गया। कैलोरी के आधार पर अगर 2400 कैलोरी, कोई गांव में रहने वाला व्यक्ति 2400 कैलोरी का उपभोग करता है तो उसे हम गरीब नहीं मानते हैं। 2400 कैलोरी से नीचे के उपभोग करने वाले को हम गरीबी रेखा से नीचे मानते हैं। ये गांव क्षेत्र में है। और शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी से नीचे जो उपभोग करता है उसे हम गरीबी रेखा से नीचे मापते हैं। तो पहली बार, अब कल्पना कीजिए, हमारा 1950 में संविधान लागू हुआ, उस समय से लेकर 1980 में जा कर के पहली बार गरीबी रेखा की पहचान की गई कि हमारे देश में गरीबी कितना है, कितने लोग गरीब हैं। 30 साल के बाद सरकार को ध्यान में आती है कि हम जरा गरीबों की गिनती करें, कितनी गरीब है। न उस समय आंकड़े मालूम थे ठीक ठाक, न आज भी सरकार के पास ओरिजिनल आंकड़े नहीं हैं। तो सरकार ने ये सोचा कि ये उपलक्ष्य को हम कैसे प्राप्त करें। तो इसके लिए एक योजना लॉन्च किया गया, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया कि हम ये गरीबी और साथ ही साथ बेरोजगारी दूर करने के उपाय हम ढूंढेंगे। अब इसके तहत 4 योजना शुरू की गई। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम शुरू की गई, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम शुरू की गई, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू की गई, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन इन रूरल एरिया। इन 4 प्रोग्राम शुरू किया गया छठी पंचवर्षीय योजना के तहत। और काफ़ी हद तक ये योजना सफल रही थी। लेकिन जैसा कि हमने शुरू से ही कहा है कि जिस पंचवर्षीय में जो उद्देश्य रखा जाता है उसका लाभ तत्काल न मिल करके कुछ वर्षों के बाद मिलती है। तो तत्काल में कुछ हद तक सही रहा, लेकिन आगे चलकर इन योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हुआ, तो इसे हम सफल कह सकते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के बाद अब हम देखते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1985 से 90 था। मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी, बेरोजगारी और आधुनिकीकरण। ये 3 मुख्य लक्ष्य बनाए गए कि कैसे गरीबी को कम किया जाए, कैसे बेरोजगारी को दूर किया जाए और कैसे आधुनिकीकरण किया जाए देश को। इसके लिए 2 योजनाएं शुरू की गई, जवाहर रोजगार योजना और इंदिरा आवास योजना। आप जैसा कि जानते हैं 1984 ईस्वी में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। तो जैसे इनकी हत्या हुई तो इन्हीं के नाम पर इनके पुत्र जो प्रधानमंत्री बने, राजीव गांधी, उन्होंने अपने मां के नाम पे इंदिरा गांधी आवास योजना शुरू की गई। और आज भी हम देखते हैं कि इंदिरा आवास के नाम से योजनाएं चलती है, हालांकि इसका विलय कर दिया गया है। एक दूसरे योजना में इंदिरा आवास को विलय कर दिया गया, जिसे हम शहरी आवास योजना के नाम से जानते हैं। फिर पॉलिटिकल सिस्टम, फिर हमारे केंद्र सरकार में सरकार अस्थिर हो गई, फिर सरकार अस्थिर हो गई, अनबैलेंस हो गई सरकार, फिर गवर्नमेंट चेंज होने लगी। जैसा कि अगर आपको याद होगा उस समय का पॉलिटिकल सिस्टम, तो 90 के बाद हमारे देश में 2-3 सरकार की बदल गई, 2-3 सरकार बदल गई। जैसे 189 से 90 इसके बीच में वीपी सिंह की सरकार बनी और 1 साल के अंदर इनकी सरकार गिर गई। 90 के बाद में 1 साल के लिए 91 साल के लिए एक और सरकार बनी, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने और उनकी भी सरकार गिर गई। और 91 में ही राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। तो इस तरह से ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम स्थिर न होने के कारण कोई व्यवस्थित तरीके से योजना नहीं बन पाया, इसलिए फिर वार्षिक योजना 2 साल फिर योजना गैप हो गई। तो 90 से 91 और 91 से 92 ये 2 साल की योजना फिर गैप हो गई। तो ये जब योजना गैप हो गई, इसके बाद फिर 1991 ईस्वी में नरसिम्हा राव की सरकार बनती है, तो सरकार थोड़ी स्टेबल होती है। उसके बाद फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू की जाती है 92 से 97। इसमें क्या उद्देश्य रखा जाता है?
मानव संसाधन का विकास। अब मानव संसाधन, हम लोग मानव संसाधन है, कैसे विकास होगा मानव का? तो जब तक वो मानव शिक्षा नहीं ग्रहण करेगा तब तक वो उसका विकास नहीं होगा। स्वास्थ्य, अगर वो कुपोषित रहेगा तो शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाएगा, इसलिए उसका स्वास्थ्य भी होना चाहिए। और जब शिक्षा और स्वास्थ्य उसका दोनों सही है तो उसे रोजगार मिलना चाहिए। तो इन 3 चीज़ों को मिला करके ये उद्देश्य बनाया गया कि मानव का विकास किया जाए। इसके लिए 3 योजना शुरू की गई। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, रोजगार बीमा योजना, महिला समृद्धि योजना। और ये तीनों योजनाओं को आगे चल करके कई योजनाओं में मिला दिया गया, लेकिन उस समय की स्थिति के कारण ये सफल माना गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना अपने उद्देश्य को, उपलब्धि को पाने में बहुत हद तक सफल रहा। 8वीं पंचवर्षीय योजना से उत्साहित होकर सरकार ने 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम तय किया और इसका कार्यकाल 97 से 2002 ये रखा गया। इसका उद्देश्य क्या रखा गया? सामाजिक न्याय के साथ तीव्र आर्थिक समृद्धि होना चाहिए भाई। यानी कि हम आर्थिक समृद्धि सिर्फ स्लो नहीं और धीमे धीमे नहीं, तीव्र गति से अब हमें करना है, क्योंकि हम अब 21वीं सदी में पार कर गए हैं। हम अब 21वीं सदी में हम पार कर गए हैं, इसलिए हमें 21वीं सदी की ज़रूरतों को ध्यान में रख कर हमें ये योजना बनानी थी और वही बनाया गया और परिणाम इसका निकला सफल रहा। तो आर्थिक सामाजिक हमारे मुद्दे क्या हैं? समाज में जो अन्याय होती है वही हमारे मुद्दे हैं। उसके साथ साथ हमें इकोनॉमी की चारों तरफ से हमें ग्रोथ करना है। और मुख्य उद्देश्य क्या था? सारा का मुख्य उद्देश्य वही जो हमने पहले बता चुके हैं, ये सफल रहा। इससे उत्साहित होकर सरकार ने 10वीं पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया। 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2002 से 2007 रखा गया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया था? श्रम शक्ति के तीव्र विकास, गरीबी, सामाजिक मुद्दे, वही सब मुद्दे रखे गए थे जो पहले से चले आ रहे हैं। कॉमन चीज़ देखिएगा, सब में एक ही कॉमन चीज़ मिलेगा, गरीबी तो उसमें रहेगा ही रहेगा और हमारे इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कुछ और चीज़ डाल दिया जाता है। तो इसमें भी वही है। परिणाम क्या हुआ? सबसे सफल योजना ये मानी गई। 10वीं पंचवर्षीय योजना सबसे सफलतम योजना मानी गई। तो एक क्वेश्चन आता है, 12 पंचवर्षीय योजना में सबसे सफलतम पंचवर्षीय योजना, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। 11वीं मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया? अधिक तीव्र, बहुत ज़्यादा तीव्र और ज़्यादा समावेशी समृद्धि, यानी सबको मिला करके चलना है, किसी भी समुदाय को, किसी भी को छोड़ना नहीं है। तो ये समावेशी समृद्धि, इसका परिणाम क्या हुआ? ये भी सफल रहा। इससे उत्साहित होकर सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना शुरू की और इस पंचवर्षीय योजना 2012 से 15 तक इसका लक्ष्य रखा गया। मुख्य लक्ष्य इसमें रखा गया तीव्र धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास, फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये रखा गया। और इन लक्ष्यों की अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है कि ये रिपोर्ट कहाँ तक कितना सफल हो पाया है, कहाँ तक ये लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। क्यों नहीं आया? क्योंकि इसके 2 ही साल के बाद, 2012 के बाद 2 ही साल के बाद केंद्र में एक नई सरकार आ गई। 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार आ गई और बीजेपी सरकार ने, वर्तमान गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया कि अब हम पंचवर्षीय योजना नहीं चलाएंगे। तो सारे पंचवर्षीय योजनाओं को अब बंद कर दिया गया और जो इसका कार्यकाल 17 तक था उसको मान लिया गया कि 17 के बाद अब हम आगे से कोई पंचवर्षीय योजना नहीं शुरू करेंगे और इसके स्थान पर अब एक नीति आयोग बनाया गया। नीति आयोग बनाया गया और ये नीति आयोग ही अब हमारे देश के आर्थिक विकास की समीक्षा कर हर साल ये रिपोर्ट देती है। इस तरह से हमने 12 पंचवर्षीय योजनाओं का कालक्रम सहित उसका मुख्य उद्देश्य को हमने एक नज़र से देखा है। पिछले साल यूपीएससी ने एक सवाल इन पंचवर्षीय योजनाओं से पूछा है, तो अब हमें इस पर फोकस करना अनिवार्य है। कोई भी एग्ज़ाम हो, जब हमारा देश इन प्रक्रियाओं से गुजर चुका है, इन घटनाओं से गुजर चुका है, तो हमें इसके बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज होना चाहिए।
तो अब हम आपको इस पर आधारित 10 सवाल देंगे और उन 10 सवालों को आप स्वतः मूल्यांकन करना है और फिर अपने आप को आंकना है कि क्या हम IAS PT 2020 के लिए जो 31 मई को प्रस्तावित है एग्ज़ाम, क्या इसके लिए आप तैयार हैं, ये अब आपके ऊपर निर्भर करता है। तो एक और बात ये कहना है कि जितना हमने आपको बताया सिर्फ यही काफ़ी नहीं है, हमने सिर्फ एक रोड मैप आपको बताया है। आपको इसके अंदर जाकर पढ़ना है, थोड़ी सी और गहराई पढ़ना है, इस टाइम पीरियड का थोड़ा पॉलिटिकल सिस्टम का अध्ययन करना है कि उस समय का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था और हमारा देश कैसे धीरे 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 एक कदम बढ़ाते बढ़ाते आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो दोस्तों मेरा यही कहना है, हम अगले वीडियो फिर लेकर के आएंगे। इसके चैप्टर नंबर ये 2 है, अगला हम चैप्टर नंबर 3 लेकर आएंगे और धीरे धीरे आप ऐसे ही रिवाइज करते चलिए, आपका बहुत मजबूत हो जाएगा।